हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नेम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री की ये पहली वीडियो है, आज इंट्रोडक्टरी है। इस वीडियो में हमने बहुत सारी नई नई टर्म सीखनी है, नए नए फिनोमेना, मैकेनिज्म, इंट्रोडक्टरी मतलब, ताकि जो रहती हुई वीडियो है, जो बाकी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके बिल्कुल स्ट्रांगली आपको समझ में आए और हम लोग आगे और बढ़े। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें ना आप देखो कुछ डायग्राम इधर बने हुए हैं। ये निकल एज ए कैटलिस्ट क्रिस्टल का डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट लिखे हुए हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक ध्यान रखना, इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल लिए जाएंगे वो सारे हमारे डेली लाइफ, डेली सिचुएशन से लिए जाएंगे। ठीक है, ये वाला चैप्टर इंडस्ट्री में, हमारी डेली लाइफ में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल आएंगे वो सारे हमारी डेली लाइफ में आएंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले जैसे आपको बता दूं, ये देखो चारकोल लिखा हुआ है, चारकोल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एल्यूमिना लिखा हुआ है, जितने भी कैटलिस्ट जो सॉलिड हैं वो लिखे हुए हैं। सिलिका जेल लिखा हुआ है। बोर्ड तो देखो आपके सामने मैं यूज करता ही हूं। दीवारों, डोर्स पे पेंट, मतलब पेंट कहीं भी हो। क्लोथ्स हम पहनते हैं, उसके रंग, हमारी बॉडी पे डस्ट या डर्ट लगनी। तो देखो मैंने ये सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से लिए हैं, और ये तो बहुत कम है, बहुत सारे और एग्जांपल हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में। इवन कुछ ऐसे फिनोमेना जैसे टेल ऑफ द कॉमेट, सनसेट सनराइज फिनोमेना जितने हैं, वो भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के बेस पर ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स लिखेंगे और उन टर्म्स में एक वर्ड आएगा इंटरफेस। ऐसे लिख लो, इंटरफेस। ये आएगा इंटरफेस, ये लो इंटरफेस। ठीक है, जब भी कभी आपको इंटरफेस पूछा जाए, उसका मतलब समझो क्या होता है। उसका मतलब होता है स्मॉल गैप, ये लिख लो फ्यू मॉलिक्यूल थिक। कहाँ होता है? बिटवीन एनी टू फेजेस, जैसे सॉलिड लिक्विड के बीच में, या सॉलिड गैस के बीच में, इवन सॉलिड के बीच में भी। ठीक है, ये इंटरफेस होता है। आप सोचोगे प्रैक्टिकली आप समझाओ इंटरफेस क्या है। लो जी, ध्यान से बात समझना। मैं इस बोर्ड पे ये इंक से लिखता जा रहा हूँ, आपके सामने मार्कर यूज करता हूँ। डिफरेंट कलर के मार्कर है, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, 4-5 कलर तो आपके सामने यूज करता ही हूँ। तो इस बोर्ड और जो ये जो इंक मैंने यूज की, जैसे मैंने यहाँ देखो ये इंक लिखी, तो इंक और बोर्ड के बीच में कुछ इंटरफेसेस हैं, बहुत माइक्रोमीटर थिकनेस के, स्मॉल गैप, फ्यू मॉलिक्यूल थिक, छोटा सा गैप होता है। ठीक है, और इस इंटरफेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे लिख लो, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो हाइफन लगा के, बाय हाइफन। ठीक है, ऐसे, और ऐसे लिख देते जैसे लिखा सॉलिड और गैस के बीच, मान लो सॉलिड और गैस के बीच इंटरफेस है, हम ऐसे लिख देंगे। ये जो हमने अभी स्लैश लाइन लगाई है, ये इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस का वॉल्यूम इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। ये लो, इंटरफेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन
डिपेंड अपॉन, हाँ जी किस पे डिपेंड करेगा, एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ द बल्क। लो जी एक मैंने वर्ड और यूज किया, बल्क, बल्क मीन्स ज्यादा एरिया, ठीक है। ये बोर्ड एक बल्क है, बोर्ड एक बल्क है, ठीक है, सरफेस है इसका, उसके ऊपर मैं इंक लिखता जा रहा हूं ऐसे, इंक, दीवारों पे पेंट लगाते हैं तो हमारे पास दो चीजें होगी, पेंट एंड दीवार, तो इधर भी दो चीजें होगी, इंक एंड बोर्ड, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने इंटरफेस टर्म आपको समझाई है, आप सबने नोट कर ली, इंटरफेस बहुत छोटा गैप होता है दो फेज के बीच में, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर गैस और गैस में इंटरफेस होता है, आंसर नो, लिख लो नीचे। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि द गैस वर्सेस गैस हैज नो इंटरफेस बिकॉज, रीजन पूछते हैं उसका, बिकॉज कंप्लीट मिसिबिलिटी, मिक्स हो जाना, लिख लो, देयर इज नो इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब दो चीजों के बीच में गैप, देयर इज नो इंटरफेस इन द गैस, द गैसेस का जो मिक्सचर है, क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट, हाँ जी बिकॉज ऑफ कंप्लीट मिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी घुल जाना, मिक्स हो जाना, मिसिबिलिटी मतलब कभी भी गैस वर्सेस गैस नहीं आप इस चैप्टर में लिखोगे, इस चैप्टर में आप सॉलिड वर्सेस सॉलिड लिख सकते हो, सॉलिड वर्सेस लिक्विड लिख सकते हो, सॉलिड वर्सेस गैस लिख सकते हो, कुछ एक केसेस में लिक्विड वर्सेस गैस भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है। ज्यादातर इसमें एक सॉलिड आएगा, दूसरे लिक्विड गैस या सॉलिड आएंगे। चलो तो यहां पर इंटरफेस वर्ड आया, वो मैंने समझा दिया आपको। इधर बच्चे अगर आपको ये पूछा जाए कि एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, लिखो जी सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है अपने, हाँ जी लिख लो सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, लिख लो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डीलिंग विथ ऑल सरफेस phenomena occurring at interface, ये वर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे कैटालाइसिस या कोलॉइड्स फॉर्मेशन, बहुत सारा इंडस्ट्री में होता है, ये दो तीन तो आप लिख लो, इवन इन द पेंट इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली सर्फेस केमिस्ट्री में आपको जो भी समझाया जाएगा, और मैक्सिमम डेली लाइफ में से हमने एग्जांपल उठाने हैं, और दूसरे नंबर पे इसका यूज भी हमारा डेली लाइफ में ही है। आप सोचोगे हम जब सुबह उठते हैं, दिन में काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, लाइफ जिंदा रह रहे हैं, इतने सारे काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे ब्लड है, मेडिसिन्स है, बहुत सारी हमारी एक्टिविटी चलती है, बॉडी के थ्रू चलती है या किसी और दूसरे पार्टिकल के थ्रू चलती है, इंटरफेस, तो वहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है और वो सारी सर्फेस केमिस्ट्री चैप्टर में समझाई जाएंगी आपको, ठीक हो गया, ओके। तो वैसे एक लाइन लिख लो, द सर्फेस केमिस्ट्री हैज वाइड एप्लीकेशन, हाँ जी लिख लो लाइन यहाँ पर, द सर्फेस केमिस्ट्री हैज वाइड एप्लीकेशन इन द नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 2 इन द डेली लाइफ, नंबर 3 इन द एनालिटिकल वर्क लैब में वर्क होता जो जहाँ जितना भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स लैब्स में, जहाँ रिसर्च साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं, जहाँ हमारे लिए चैलेंज होता है कि मान लो हमने एयर के पार्टिकल ही देखने हैं कि इसमें कौन कौन से आगे कंपोनेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, पानी है, गैसेस की आगे टाइप हैं, जहाँ हमने डिफरेंट मिक्सचर को स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन को, द सर्फेस केमिस्ट्री विल हेल्प ए लॉट। चलो जी आगे चलते हैं। तो हमने कुछ टर्म्स समझनी है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हमने कुछ टर्म्स समझनी है। देखो जी सम बेसिक टर्म्स।
लो जी, कौन कौन सी टर्म्स हमने समझनी है, मैं लिस्ट बना दूं। नंबर 1 हमने समझना है एडजॉर्प्शन, दूसरा हमने समझना है एडजॉर्बेंट, तीसरा हमने समझना है एडजॉर्बेट, चौथा हमने समझना है डीजॉर्प्शन, पांचवा हमने समझना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें डिफरेंस भी देखेंगे इसमें और इसमें। सिक्स हमने समझना है जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, ठीक है, ये सारा समझना हमने। बाकी तो चलो टॉपिक है ही, मैकेनिज्म समझेंगे इनका, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डिफरेंस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को फास्ट करते स्लो करते वो डिस्कस करने हमने, ऐसा बहुत कुछ है। हमने एब्जॉर्प्शन के प्रूफ भी देने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। आप लिस्ट बना लो, ये हमने टर्म्स समझनी, इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। लो जी, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो मैंने दो सब्सटेंस बोल दिए, क्या बोल दिए, दो सब्सटेंस बोल दिए, ठीक है। लो जी ध्यान दो, ये डायग्राम आप दोबारा से बना लो। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है निकल का। निकल एक सॉलिड है और ये काम करता है एक्ट एज कैटालिस्ट। ये लो, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, बात समझिए। क्योंकि मैं इस डायग्राम को समझाते हुए एब्जॉर्प्शन समझाऊंगा साथ में, और दूसरे नंबर पे मैं ये भी समझाऊंगा कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। यहां पर ये जो निकल है, ये वाला, इस निकल को बोलेंगे इन द बल्क। बल्क मतलब पूरे इस मटेरियल के अंदर। बल्क में जो एटम होते हैं, बल्क में जो एटम होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो चारों तरफ से किसी ना किसी दूसरे पार्टिकल से जुड़े होते हैं। यहां लिखो, द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन द बल्क, बल्क, ठीक है, इज सराउंडेड, सराउंडेड बाय, ठीक है, अदर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जिसमें मैं ऐसा बोलूँ एटम, जैसे मेटल में एटम है, कोई और है उसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या बल्क आ गया, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये तो सरफेस है, सरफेस है, ठीक है। बल्क वाला एटम चारों तरफ से घिरा होता है, यहां लिख लो हैंस नो नेट, नो नेट फोर्स, फोर्स, ठीक है, लेफ्ट अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। अंदर वाले एटम के तो सारे फोर्स, ये वैसे बेसिकली मैंने मेटेलिक बॉन्ड शो किए हुए हैं, जस्ट एक रफ सा आइडिया दिया मैंने, इधर को आगे को पीछे को सारा। आप कोई भी सब्सटेंस देखोगे उसमें जो अंदर बिल्कुल डेप्थ में एटम है वो चारों तरफ से सराउंड किए होते हैं, और उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं होता। ये अनबैलेंस्ड फोर्स बेसिकली रेजिडुअल फोर्स होता है, आगे जाके बताऊंगा अभी। यहाँ सरफेस आ गया, निकल इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो ये फ्री वैलेंसी है, इसको क्या बोलेंगे, ये ऐसे एरो लगा लो, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी, ठीक है, फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज, ठीक है। ये वाली भी, ये जो सरफेस पे है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल, रेजिडुअल फोर्स। हर सब्सटेंस के सरफेस पे रेजिडुअल फोर्स होते ही हैं। किसी भी सब्सटेंस के बल्क में एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, फिर कहां होता है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैंने एब्जॉर्प्शन समझाया नहीं आपको, मैंने ये बताया कि एक सब्सटेंस के बल्क में एटम की नेचर और जो सरफेस के ऊपर एटम की नेचर है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। यहां लिखो, हाँ जी, हमने क्या करना, पार्टिकल, पार्टिकल एट सरफेस, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल, पार्टिकल
कहाँ, इन द, हाँ जी, इन द इंटीरियर, जा बल्क, अंदर बल्क, डिफरेंट है। ओके, सही हो गया। निकल हमने कैटलिस्ट लिया, ऐसे बहुत सारे हैं, ये देखो, चारकोल, एल्यूमिना, कोई सॉलिड, सिलिका जेल, ये बोर्ड, वॉल्स, डोर, क्लोथ्स, ठीक है। अभी मैं एडजॉर्प्शन समझा रहा हूं, चलो जी एडजॉर्प्शन समझाता हूं। एडजॉर्प्शन क्या है? इस निकल के, जैसे मैंने यहां निकल द्वारा से लिख दिया, ये लो ये निकल है, प्लस मैंने हाइड्रोजन लिख दी, प्लस मैंने C2H4 लिख दिया, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं। बाद में क्या होगा, निकल के सरफेस के ऊपर, निकल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये लो HH, ये लो इसके CH2 डबल बॉन्ड, ये लो सरफेस के ऊपर, वैसे तो हम बोलेंगे चिपक गए, नहीं, हम हो गए एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्ब हो गए, ठीक है। कहाँ हुए, अंदर नहीं गए, सरफेस के ऊपर हुए। इसका मतलब फिर एडजॉर्प्शन क्या हुआ, यही तो हमने लिखना, व्हाट इज एडजॉर्प्शन। हाँ जी, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन है क्या, हमने एडजॉर्प्शन लिखना है अभी, लिखो जी। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज द फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है, व्हेन एनी, हाँ जी, एनी सब्सटेंस, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, जब फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस हैज मोर कंसंट्रेशन एट सरफेस, सरफेस पे ज्यादा हो, देन किससे, देन द बल्क, बल्क के कंपैरिजन में, मतलब इंटीरियर में ना हो और सरफेस पे ज्यादा हो। ये डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, तीनों डायग्राम बनाओ, इनको नंबरिंग करो, ठीक है। लो जी, तीनों डायग्राम बनाए, तीनों की नंबरिंग की, पहले में, दूसरे में, तीसरे में फर्क क्या है। पहले में ये है कि एक हमारे पास कोई इंटरफेस सब्सटेंस है और उसके सरफेस के ऊपर ही है सिर्फ, और ये डायग्राम नंबर फर्स्ट, ये वाला, ये एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। मोर कंसंट्रेशन एट द सरफेस देन द बल्क, बल्क तो खाली है इसकी, ये बल्क है, और ये सरफेस है, सरफेस है, उसके बीच में ये वाला इंटरफेस है, इंटरफेस, ठीक है। ओके, लो जी, समझ आ गया एडजॉर्प्शन, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने टर्म समझाई, एडजॉर्प्शन समझ आ गया। ओके, इतना पक्का है, एडजॉर्प्शन में दो चीजें होंगी, कौन सी, एक बल्क, ये वाला सब्सटेंस, एक दूसरा जो उसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, तो इसी से दूसरी टर्म बनी एडजॉर्बेंट। लो जी, दूसरी टर्म बनी एडजॉर्बेंट, हाँ जी, क्या बनी, एडजॉर्बेंट, लिख लो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जनरली बोलूंगा मैं, जनरली तो सॉलिड होता है, इन फ्यू केसेस थिक लिक्विड होता है। लो जी, इट इज सॉलिड, सॉलिड, मोस्टली सॉलिड, ये मोस्टली सॉलिड होता है। इन वेरी फ्यू केसेस लिक्विड होता है, गैस तो कभी भी नहीं होता, ठीक है। इट इज मोस्टली सॉलिड विच प्रोवाइड द surface for the other substance, कौन से, लिक्विड, गैस या सॉलिड, टू गेट एडजॉर्ब, ये एडजॉर्ब होने के लिए जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो एडजॉर्बेंट है। फिर से एग्जांपल, ये बोर्ड एडजॉर्बेंट है, कितने कलर की इंक मैंने इसके ऊपर एडजॉर्ब कर रखी है, ठीक है, बोर्ड। कपड़ों पे कलर एडजॉर्बेंट है, कपड़े, कलर नहीं,
फैब्रिक। दीवारों पे पेंट लगाते हैं, दीवारें एड्जॉर्बेंट हैं। कैटलिस्ट के सरफेस पे गैस एड्जॉर्ब होती है और कैटलिस्ट खुद एड्जॉर्बेंट है। ये देखो आप लोग इसके नीचे एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल आपने सारे यहां से उठाने हैं। चारकोल एड्जॉर्बेंट है। चारकोल हम यूज करते हैं ऑयल में से कलर्ड पिगमेंट निकालने के लिए। एनिमल चारकोल यूज करते हैं शुगर इंडस्ट्री में। जितने भी कलरफुल मटेरियल है शुगर के लिक्विड में, सॉल्यूशन में से, एक्वस जो शुगर केन का सॉल्यूशन है उसमें से, ताकि वाइटनेस आए तो एनिमल चारकोल यूज करते हैं। एल्यूमिना भी है। फिर जितने भी सॉलिड हैं कैटलिस्ट हैं, सिलिका जेल है, एयर में से वाटर को मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए आती है, एब्जॉर्ब करने के लिए आती है। बोर्ड है आपके सामने यूज करता हूँ, वॉल क्लोज, ये सारे एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो सरफेस प्रोवाइड करती है और उसके सरफेस पे दूसरी चीज चिपकती है। दूसरी कौन सी? ये होती जो अभी लिखवाने वाला वो है एड्जॉर्बेट। लो जी, एड्जॉर्बेट। अब आ गई तीसरी टर्म। हाँ जी, कौन सी? एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट, ठीक है। अब देखिए एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे कुछ तो एड्जॉर्ब हो ही रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। जो दूसरा सब्सटेंस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है वो एड्जॉर्बेट है। लिखो जी, एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल लिक्विड, गैस और फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ठीक है, विच गेट एड्जॉर्ब्ड कहां पर? ऑन द सरफेस, हाँ जी, सरफेस ऑफ किसके? एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे कुछ भी एड्जॉर्ब हो जाए तो बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ओके, ये देखो कितने सारे एग्जांपल। चारकोल मान लो हमने खुले में रखा हुआ है, तो उसमें अगर हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन या कोई गैस रख दें तो उसके सरफेस पे चिपक जाएंगी। एल्यूमिना रखा हुआ है तो ये गैसेस चिपक जाएंगी। कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट यूज करोगे तो हाइड्रोजन, इथीन या ऐसे अनसैचुरेटेड सब्सटेंस उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिलिका जेल पानी को एब्जॉर्ब करता है। बोर्ड के ऊपर इंक एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो ये देखो मिटा दी मैंने। अगर एब्जॉर्ब हुई होती ना तो इसके अंदर चली जाती, खुरेद के निकालनी पड़ती। ये सरफेस के ऊपर ही है बस, ठीक है। तो एड्जॉर्बेट, आप ये सारे एग्जांपल लिख लो, कोई भी, इसमें लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं, बहुत कुछ है। इंक लिक्विड है, इसके बीच में पिगमेंट सॉलिड फॉर्म में है। सही समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। पहली टर्म कौन सी थी? एड्जॉर्प्शन। दूसरी कौन सी थी? एड्जॉर्बेंट। तीसरी कौन सी थी? एड्जॉर्बेट। अब नेक्स्ट टर्म है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ। ये लो, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने रुई ली या कोई पोरस सब्सटेंस लिया, फॉर्म ले ली, ठीक है, सीड में से निकाल के फॉर्म ले ली, उसके ऊपर पानी डाला, इंक डाली, कोई भी लिक्विड डाल दिया, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। दिस डायग्राम, ये एब्जॉर्प्शन का डायग्राम लिख लो, इसे एब्जॉर्प्शन का डायग्राम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का डायग्राम है, ठीक है। ओके, लिखो जी, व्हेन एनी सब्सटेंस, जैसे गैस या लिक्विड, इसमें ज्यादातर गैस और लिक्विड ही होती है, हैज मोर कंसंट्रेशन, अमाउंट, ठीक है, इन द बल्क मतलब जैसे पोर्स, होल्स, ठीक है, देन द सरफेस की बजाय अंदर चला जाए। मैंने एग्जांपल दिए तो आपको, फोम, रुई, उसके ऊपर पानी ड्रॉप डालोगे, अब्जॉर्ब कर जाएगा, वो अब्जॉर्प्शन है। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे मान लो NH3 इन वाटर, तो वाटर में अब्जॉर्ब होगी। यहाँ जो वो
सब्सटेंस आया वो वाटर आया। ठीक हो गया बिल्कुल। इसी तरीके से इंक है, इन द कॉटन, कॉटन के ऊपर डाली, एब्जॉर्ब होगी। इसी तरीके से अगर मैं H2O लिक्विड ले लूं, कैल्शियम क्लोराइड, उसमें एब्जॉर्ब होती है, ये एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। और एक ध्यान रखना, चौक आपने देखा हुआ है, पुराने हम लोग वो बोर्ड से लिखते होते थे, चौक के ऊपर अगर मैं इंक डाल दूं, क्या डाल दूं, इंक डाल दूं, मैं आपको दिखाता हूं, इंक डाल दूं, तो बेटा वो जो इंक है, उस इंक में ये जो मान लो ये इंक है जो, तो इसमें जो जैसे ये जो इंक आप देखते हो, ये लो इंक डाली मैंने, इंक ये डाली ऐसे, ये देखो इंक, तो ये जो इंक है ये लिक्विड है प्लस इसमें पिगमेंट्स है। क्या है, इंक है, इसमें लिक्विड है प्लस इसमें वो क्या है, इसमें पिगमेंट्स है। मतलब ये तो पक्का है कि इसमें सॉलिड सब्सटेंस फाइन पार्टिकल की फॉर्म में है, और साथ में कोई ना कोई ऐसा सॉल्वेंट भी हमने लिया हुआ है, सॉल्वेंट जिसमें हमने डिसॉल्व किया हुआ है। और ध्यान से समझ लो, बहुत एग्जांपल आता है, चौक वाइट, चौक, चौक के ऊपर अगर अपने इंक डाल दी जिसमें एक सॉल्वेंट है प्लस उसमें पिगमेंट है, तो जो पिगमेंट है वो तो रह जाएगा सरफेस के ऊपर, और जो उसमें सॉल्वेंट है वो अंदर चला जाएगा। जो सॉल्वेंट अंदर गया वो तो हो गया एब्जॉर्ब, और जो रह गया पिंक, जो उसका इंक का कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, वो सरफेस के ऊपर आएगा। चौक को तोड़ के देखोगे, ब्रेक करोगे, उसके सरफेस पे कलर आएगा, और जो बाकी है वो सारा इस तरीके से। ठीक है। तो हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमेना देखा, ये एब्जॉर्प्शन। अब बच्चे एब्जॉर्प्शन के बाद टर्म आ गई जॉर्प्शन। लो जी, कौन सी टर्म आई, जॉर्प्शन। ठीक है। पांचवी टर्म है यहां पर जॉर्प्शन, ये लो, अभी मैं डिजॉर्प्शन भी समझाऊंगा, जॉर्प्शन। ठीक है, कौन सी, जॉर्प्शन। ठीक है। आपने देखा धागे होते हैं, थ्रेड, धागे के ऊपर जब भी अपने कोई कलर डालते हैं तो वो उसके सरफेस पे भी हमें दिखता है, उसके अंदर भी चला जाता है। लिखो जी, व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेक्स प्लेस, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, इट इज नॉन एज क्या लिखूं, जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं अपने जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल कॉटन थ्रेड, जो कॉटन थ्रेड है कलर्ड हो, वो उसमें दोनों होते हैं, और ये डायग्राम नंबर 3 जो है ये जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो इसके बल्क में भी है कलर और इसके सरफेस पे भी कलर है, ये भी समझ में आ गया, दोनों पे कलर है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। टर्म नंबर 6 लो जी, वो है डिजॉर्प्शन। फिर हम आगे पढ़ेंगे कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ये काफी चीजें हमने पढ़नी है छोटी छोटी सी। लो जी, ये क्या था, एडजॉर्प्शन, ये क्या था, एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, जॉर्प्शन। तीनों निपट लिए। लो जी, ये हुए खत्म। ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजॉर्प्शन। लिखो जी, 6 टर्म है डिजॉर्प्शन, ये लिख लो डिजॉर्प्शन। ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे लिखता हूं मैं, निकल सॉलिड प्लस कोई भी गैस, उसके बाद ये लिखूंगा गैस ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ निकल गेट एडजॉर्ब्ड, और जो फर्दर चला वो फिनोमेना क्या है, एडजॉर्प्शन। ये तो बात ठीक होगी। इसमें ये क्या चीज है, ये है एडजॉर्बेंट, और ये क्या है, ये है एडजॉर्बेट। ध्यान समझो, 1 मिनट में समझ आ जाएगा व्हाट इज डिजॉर्प्शन।
आगे चले एड्जॉर्प्शन, उल्टा चले डिजॉर्प्शन। मतलब जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो चुका है वो वापस रिमूव हो जाए, रिमूव होके सेपरेट हो जाए, किसमें, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट में, उसको क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन। लिखो जी, इट इज रिवर्स, रिवर्स किसका, ऑफ एड्जॉर्प्शन, which is the removal of, किसको रिमूव करना, एड्जॉर्बेट, कहां से, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस किसका, सरफेस, सरफेस तो एक ही होता है, एड्जॉर्बेंट। ये लो, मतलब फॉरवर्ड अगर एड्जॉर्प्शन है तो बैकवर्ड क्या है, डिजॉर्प्शन है। हमने ये सारी कंडीशन पढ़नी है कि एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन, यहां इक्विलिब्रियम चलता है, इक्विलिब्रियम चलता है, ठीक है। लो बच्चे, कुछ पॉइंट इधर लिखाता हूं मैं कि जो भी चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं सारी, उसमें कुछ एनसीईआरटी से पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। कॉज भी समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट हमने समझने हैं यहाँ पर। लो जी, यहाँ लिख लो फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट, ये लो, ये बातें बहुत जरूरी हैं, हमने माइंड में रखनी है, फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है। नंबर 1, हम चाहते हैं कि एक एड्जॉर्बेंट बहुत अच्छा हो, उसकी एड्जॉर्बिंग पावर बहुत हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस एड्जॉर्बेंट को हाई वैक्यूम में पहले रख लेना, मतलब हाई वैक्यूम मतलब बहुत लो प्रेशर में, ताकि उसके सरफेस के ऊपर कोई फालतू गैसेज ना हो, और जब कोई नई चीज ऐड करें तो ज्यादा एड्जॉर्ब हो जाए। लिख लो, यहां लिखो हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम कंडीशंस, हाई वैक्यूम कंडीशंस, ठीक है, आर क्रिएटेड टू क्लियर द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लो प्रेशर की कंडीशन, लो प्रेशर की कंडीशन जैसे 10⁻⁸ लेके -9 पास्कल प्रेशर में कोई चीज रखेंगे जैसे एड्जॉर्बेंट, देन इट विल एब्जॉर्ब मोर गैसेस, क्योंकि उसका सरफेस फ्री है। ये बात ध्यान से नोट कर लो। हाई वैक्यूम कंडीशंस ये हम लोग मेंटेन करते हैं, बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक क्लियर हो गया। लो जी, दूसरा, टू इंक्रीज द, अगर अपने सरफेस एरिया इंक्रीज करना हो, देन क्या करो, यूज द फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकुलेट या पार्टिकल एड्जॉर्बेंट यूज करो, मतलब बिल्कुल फाइन पार्टिकल यूज करो, और पोरस होना चाहिए, पोरस, ठीक है, मतलब जिसमें ऐसे कोई चीज हो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो, ऐसे जालीदार हो, वेब शेप, तो उसमें एड्जॉर्प्शन बहुत बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया हाई लेवल का एड्जॉर्प्शन होता है। चलो जी, लास्ट पॉइंट एक और है, तीसरा पॉइंट, वो क्या है, एवरी एड्जॉर्बेंट, कोई भी एड्जॉर्बेंट है, हैज द फ्री वैलेंसी, होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स, और ध्यान रखना ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे आप लोग कई बार आगे जाके एग्जाम्पल आएंगे, स्टार्च, जेलेटिन, ये सब एड्जॉर्बेंट हैं, ठीक है। एंजाइम्स एड्जॉर्बेंट का काम करेंगे, देखना। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव साइट्स होती हैं। तो हमने एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एट टाइम t0, यहां पर एक्टिव साइट्स
जो एक्टिव साइट्स है वो मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि अभी कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, ये आपने एक्टिव साइट मैक्सिमम लेनी है। और जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव साइट मैक्सिमम, ऐसे लेते हैं कंसंट्रेशन, और इसको C0 लेते हैं। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है एक्टिव साइट की, किसकी? एक्टिव साइट की कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखाए हैं जो फ्रॉम द एनसीईआरटी है। अब एक छोटा सा टॉपिक सबको क्यूरियोसिटी होती है, सर ये एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? यहाँ लिखो कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये डायग्राम अगर पहले बना लिया ठीक है, नहीं तो फिर से फटाफट बना लो डायग्राम। हाँ जी, अब मैं ये करवाने वाला हूं कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज द कॉज, क्यों होता है एड्जॉर्प्शन, ठीक है। लो बच्चे लिखो कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, नया टॉपिक शुरू, क्योंकि टर्म्स खत्म हो चुकी हैं। कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये लो, क्यों होता है, क्यों होता है? एड्जॉर्प्शन के टाइम में दो मटेरियल चाहिए होते हैं, एक एड्जॉर्बेंट और एक चाहिए होता है एड्जॉर्बेट। ये सब एड्जॉर्बेट हैं, ये सारे एड्जॉर्बेंट हैं, निकल एक एड्जॉर्बेंट है। इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस यहां पर चिपकेगी तो क्यों चिपकेगी, ऐसा कौन सा रीजन है क्यों चिपकेगी? हाँ जी समझो ध्यान से, क्या लिखूं इधर, तुम्हें क्या लगता है क्यों चिपकेगी? हर एड्जॉर्बेंट के सरफेस के पार्टिकल में फ्री वैलेंसीज होती है, बिकॉज एवरी adsorbent has unbalanced forces, free valencies या रेजिडुअल फोर्सेस, रेजिडुअल पूरा लिख लो स्पेलिंग, रेजिडुअल बचे हुए, रेजिडुअल फोर्सेस ठीक है, ऑन द सरफेस ठीक है, सरफेस होते हैं ना, ड्यू टू दिस, जिसके कारण, ड्यू टू दिस एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ठीक है, अट्रैक्ट होता है, एंड फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड्स ठीक है, ड्यू टू, हाँ जी किसके कारण? वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ये वैसे जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस लिखा ना, ये आगे जाके एक एड्जॉर्प्शन टाइप आएगी, ये लो फिजिजॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। वैसे मैंने अभी तक आपको सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन बताया, होते केमिकल एड्जॉर्प्शन भी है। वहां पर पता क्या लिखेंगे, यहाँ टेम्पररी बॉन्ड नहीं लिखेंगे, वहां पर हम ये लिख देंगे कि देयर आर सम reactions between the adsorbate and adsorbent and some bonds are formed, some compounds are formed, that will be in the chemisorption। बट जनरली हम लोग मोस्टली जो एग्जांपल ले रहे हैं अभी फिजिजॉर्प्शन के ले रहे हैं, तो हम तो इतना लिखेंगे क्योंकि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। वो क्यों है? क्योंकि बल्क का जो पार्टिकल है उसके नेट फोर्स नहीं है, और जो सरफेस वाला है दैट हैव सम फ्री वैलेंसीज, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं। तो बच्चे ये मैंने कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको समझाया। अब बेटा अब मैं जो आपको करवाने वाला हूं और वो है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म। फिर मैं कराऊंगा आपको प्रूफ ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एक काम करता हूं, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए कुछ मैं आपको एग्जांपल यहां डायग्राम ड्रॉ करूंगा कि होता कैसे बेसिकली। लो जी, लो बच्चे कैसे होता है, मैकेनिज्म में कैसे होता है। यहाँ हेडिंग ये लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, नोट कीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन नोट कीजिए, ठीक है। डायग्राम यहां बनाऊंगा, ये बच्चे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये चारकोल के पार्टिकल हैं बड़े बड़े, ये वाले,
ठीक है, यहाँ लिख लो चारकोल, चारकोल एडजॉर्बेंट है, चारकोल एडजॉर्बेंट है। ठीक है, जब पहले गैस थी, पहले गैस थी, हमने उसमें चारकोल डाल दिया, और वो जो गैस थी वो ये थी, वो गैस ये थी। गैस कौन सी है? CO2, मीथेन, अमोनिया, कुछ भी ऐसी। ये लो, ये गैस है। ठीक है, समझे ध्यान से। ये इनिशियल कंडीशन है टाइम t0 की, चारकोल प्लस गैस। ये गैस की जो रेंडमनेस है वो हाई है, यहां लिख लो एट टाइम t0, जो इसकी रेंडमनेस है, रेंडमनेस, रेंडमनेस, ठीक है, रेंडमनेस हाई है, समझिए। एस एंट्रोपी, ये टर्म आती है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे गैस है, उसके मॉलिक्यूल फ्री चल फिर रहे हैं आराम से, काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई है, तो हम बोल लेंगे उसकी रेंडमनेस हाई है, उसकी एंट्रोपी बहुत हाई है। ये बात ठीक है, क्लियर हो गया, डायग्राम बन गया। अब यहां पर ऐसे लिखना, एडजॉर्प्शन लिख दो, एडजॉर्प्शन लिख दो, एडजॉर्प्शन हो गया। अच्छा, एडजॉर्प्शन हो गया। जब एडजॉर्प्शन हुआ तो डायग्राम क्या बना, ये लो, डायग्राम ऐसा बना, चारकोल तो ऐसे का ऐसा ही है, गैस के मॉलिक्यूल लो जी इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए, अब फ्री नहीं रहे, ठीक है, यहाँ भी हो गए, उसको सरफेस मिला, फ्री वैलेंसी मिली, उससे कोलाइड किए होंगे और वहीं पर ही चिपक गए, वहीं पर ही ठहर गए, वहीं पर रुक गए। तो यहाँ लिखेंगे हम गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है, यहाँ लिख लो गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है, एब्जॉर्ब, ठीक है, हो चुकी है। ठीक है, मैकेनिज्म ये बताता है। और एक बात और बता दूं, एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, तो हम कुछ नहीं करते, कंटेनर में गैस थी, चारकोल डाला, थोड़ी देर के बाद देखा ऐसा हो गया, आपने कुछ नहीं किया। ध्यान रखो, एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिजिबल प्रोसेस है, फिजिबल प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इस गैस की काइनेटिक एनर्जी हाई थी, और यहां पर इस गैस की काइनेटिक एनर्जी लो होगी, इसका मतलब छोड़ी उसने एनर्जी। अच्छा, ये भी एनर्जी भी चेंज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई, कहां गई फिर, समझो ध्यान से, कहां गई। लो जी, इधर है चारकोल, प्लस है कोई गैस, यहां पर एड्सॉर्ब होगी, एड्सॉर्ब्ड गैस ऑन द कार्बन सॉलिड, ठीक है, ओके, प्लस क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, कम हुई ना एनर्जी, एनर्जी निकलेगी, कौन सी, ये रही, लो जी कौन सी सोचते हो, एड्सॉर्प्शन एनर्जी, एड्सॉर्प्शन एनर्जी, ओके। दो रीजन है उसके, सरफेस के बॉन्ड फ्री थे, फोर्स आए तो सरफेस के जो फोर्सेस है वो कम हुए, उसके कारण भी एनर्जी निकली। ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्यों बोलते होंगे, क्योंकि एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर पहले फ्री वैलेंसी थी, हाईली एनर्जेटिक वैलेंसी, जब कोई उसके साथ बॉन्ड बनाएगी तो बॉन्ड बनाने से उसकी स्टेबिलिटी आई, एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन, और ये नेगेटिव होती है और ये एक्सो रहती है। पहली बात मैकेनिज्म में हमने पकड़ी कि जब भी कभी कोई एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कोई एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होता है, तो एड्सॉर्प्शन जब हो जाता है, यहां हुआ एड्सॉर्प्शन, समझ आया, उस टाइम पे एड्सॉर्प्शन एनर्जी निकलती है, एड्सॉर्प्शन एनर्जी निकलती है। अब मैकेनिज्म में हमने इसके पॉइंट्स लिखने, मैकेनिज्म में, लो जी कैसे लिखने पॉइंट्स, हमने मैकेनिज्म में पॉइंट्स लिखने हैं। लो जी ऐसे एरो लगा लो, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन
एडजॉर्शन, जो सरफेस एनर्जी है डिक्रीज होती है। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज अनबैलेंस्ड जो फोर्सेस हैं बिकम, ये हो गए स्टेबल, और स्टेबल की लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक चीज और है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस वो डिक्रीज होती है, इसीलिए भी सम एनर्जी डिक्रीज, सम एनर्जी रिलीज, डिक्रीज नहीं रिलीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कम होना वो भी रिलीज हो गया, सरफेस एनर्जी का कम होना वो भी रिलीज हो गया, और टोटल ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी है। ठीक है, लिखो जी, जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, जैसे मैंने डेल्टा एच ए डी एस बोल दिया, ये इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कैन नेवर बी पॉजिटिव। एब्जॉर्प्शन एनर्जी नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक है। चलो जी, पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एनर्जी सरफेस एनर्जी में स्टेबिलिटी के कारण डिक्रीज होती है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो डिक्रीज होती है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, लो जी, जो एब्जॉर्प्शन है इज स्पॉन्टेनियस, नेचुरल प्रोसेस नेचुरल है, उसके लिए डेल्टा जी रिएक्शन हमने माइनस लेना है। फ्री एनर्जी ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नेगेटिव, फ्री एनर्जी ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वन ऑफ देम इज एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव। चलो अब देखते हैं हम लोग। लो बेटा, ये भी सही हो गया। इसमें ये और देखना है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी किसकी? एंट्रोपी हम लोग देखते हैं एडजॉर्बेट की, जैसे गैसेस की, जा सॉलिड की, जा कोई लिक्विड की। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्बेट इज डिक्रीज। रैंडमनेस पहले ज्यादा थी, गैस फ्री थी ना, मूव कर रही थी। अब जब वो सेटल ही होगी तो उसकी एंट्रोपी तो कम होगी। दैट इज, अगर आपको डेल्टा एस पूछा जाए तो ये हमने नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये डिक्रीज हो गई। समझाया सबको? डिक्रीज हो गई। ओके, अब अपने पास साइन आगे देखो। बहुत बार तुम्हें ऐसा पूछा जाएगा, साइन ऐसे पूछे जाएंगे, साइन ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। यहां सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। ओके, लिख दो। सबसे पहले डेल्टा एच की वैल्यू लिखो नेगेटिव, फिर लिखो डेल्टा एस की वैल्यू वो भी नेगेटिव, फिर आप डेल्टा जी की वैल्यू वो भी नेगेटिव। हो, ये तो सारे नेगेटिव होते हैं, लिख लो ऑल नेगेटिव। ऐसे ध्यान रखना, सब कुछ नेगेटिव होता है, एब्जॉर्प्शन भी नेगेटिव, एंथैल्पी एंट्रोपी कम होगी वो भी नेगेटिव, और डेल्टा जी वो भी नेगेटिव। ओके, लेकिन जब हम बोलते हैं, ये तो है रिप्रेजेंट करता है कि स्पॉन्टेनियस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सोथर्मिक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी रैंडमनेस कम हो गई, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसका एक्सोथर्मिक होना फेवरेबल है। जितनी भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती हैं वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती हैं, और ये जो फैक्टर है ये अपोज कर गया।
एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो लाइन, डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस। ये कौन सी इक्वेशन है, ये ओवरऑल इक्वेशन विच रिलेट द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी विद द फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स की गिब्स इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका साइन ऐसे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस रख दिया, यहाँ टी रख दिया, इसके ब्रैकेट में माइनस रख दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस है और ये प्लस बन गया। अगर ये माइनस वाला ज्यादा होगा तो जाके ये माइनस होगा, ऐसे ये माइनस वाला ये ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया। देखो समझ आया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करना हमने। लो जी, फाइनली मैं मैकेनिज्म में आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अगर हमने स्पॉन्टेनियस करवाना है तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा करना है, नेगेटिव क्वांटिटी का, और इसको कम करना है। लो जी, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, समझ लो, ठीक है, डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन द डेल्टा एस। इसका मतलब एक और भी है, क्या, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का जो नेगेटिव है ग्रेटर होना चाहिए डेल्टा एस से जो नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट शुड बी मोर, ठीक है। देन क्या होगा, जो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ये फैक्टर्स में भी आएगा, आगे देखो इसमें आएगा, फैक्टर्स में भी आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई, मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब मैं आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, जो एडजॉर्प्शन है और एब्जॉर्प्शन है उसमें मैं आपको डिफरेंस करवाता हूं। तो जो मेन डिफरेंसेस हैं इसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ये देखो मैंने डिफरेंस का एक टेबल क्रिएट किया, और आप लोग वीडियो रोक के इसको उतारो भी और साथ में समझो भी। मैं ये दोनों को कंपेयर करने से पहले, इनके डिफरेंस समझाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। देखो पहले मैंने बोला सर्फेस केमिस्ट्री तब समझ में आएगी अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल उठाओगे और थोड़ा प्रैक्टिकल सोचोगे, ठीक है। तो इधर अपने पास H2O लिक्विड है, वाटर। प्रैक्टिकली अगर अपने कैल्शियम क्लोराइड के एनहाइड्रस फॉर्म, मतलब एक बीकर में हम क्रिस्टल्स ले लें और उसमें पानी डाल दें, तो ये एक फिनोमेना है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, लिख लो, मतलब इसके अंदर ही सारा चला जाएगा। और अगर अपने सिलिका जेल के ऊपर पानी के ड्रॉप डालें तो वो होगा एडजॉर्प्शन। चलो ये नोट करो, क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एड, ये सरफेस पे रहेगा, ये अंदर चला जाएगा। अमोनिया, सोचा कभी अमोनिया गैस की बबलिंग पानी में से करवाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी, बीच में ही डिसॉल्व हो जाएगी, तो बीच में ही मतलब बल्क में चलेगी, तो क्या बोलेंगे, ये लो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब अगर अपने एक कंटेनर में चारकोल रखा हुआ, उसके ऊपर अमोनिया रखते हैं तो वो सरफेस पे रहेगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। इंक, पहले तो ये ध्यान रखा करो, जब भी मैं इंक आपको दिखाता हूं, ये इंक, इस इंक के कंपोनेंट्स में कलर होते हैं, कलर साथ में कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, कलर होते हैं साथ में सॉल्वेंट होते हैं। इसके दो कंपोनेंट है। मैंने इंक को चौक के ऊपर डाला, ऐसे डाला चौक के ऊपर, हुआ क्या, जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट ये लो, जो सॉल्वेंट है वो तो हो गया एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हो गया,
और जो उसके कलर थे, पिगमेंट्स थे, वो क्या हो गए, यहां लिख लो, कलर ऑफ द इंक गेट एडजॉर्ब्ड। ठीक है, चौक के ऊपर इंक डाल के उसको कभी तोड़ना, मान लो आप इस तरीके से देखोगे तो उसके सरफेस पे आपको रेड कलर ऐसे दिखेगा, सरफेस के ऊपर ऐसे, इनर नहीं, ये चौक है, चौक, ये वाइट रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट का तो कलर नहीं होता कोई, ये जो है ये सरफेस पे है, सरफेस पे मतलब जो इंक है कलर वो तो उसके सरफेस पे ऐसे एब्जॉर्ब हो गए, और जो सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, डीप इनटू चला गया। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल करवाया आपको। एनसीईआरटी में उन्होंने कंपैरिजन ऑफ द एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का पूरा पैरा लिखा हुआ है, उसमें कहानियां लिखी हुई हैं, और ये मैंने उसको आपने इसको मैंने कंपैरिजन करके एग्जांपल याद किए, ये वो सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अब बच्चे हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हाई कहाँ होती है, सरफेस पे, कहाँ होती है, सरफेस पे। ठीक है, और इसकी मोर कंसंट्रेशन इन द बल्क, बल्क मीन्स इंटीरियर, अंदर चले जाती है। एडजॉर्प्शन मैक्सिमम होता है इन द बिगनिंग, ये समझने वाली बात है, बिगनिंग में मैक्सिमम क्यों होता है। लो जी, मैं आपने अगर ये एग्जांपल उतार लिए हूँ तो इसको मिटा दूँ, ठीक है, नहीं उतारे वीडियो रोक लेना, एग्जाम्पल उतार के फिर वहां जाना। लो जी, मुझे ये एरिया फ्री चाहिए, तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है कि शुरू में बिगिनिंग में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्यों होता है। ठीक है, नीचे आप लोग रजिस्टर पे नोट्स ऐसे बनाते जाओ, ऐसे लिखना, वाई एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन द बिगिनिंग। ठीक है, पॉइंट भी समझाऊंगा और ये चीजें भी समझो ध्यान से। बच्चे जब भी कब कोई एड्जॉर्बेंट लेते हैं तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स, ऐसे लिख लो, एक्टिव साइट्स, फ्री वैलेंसीज, यही वही है। और जब टाइम t 0 है तो ये होती है मैक्सिमम एक्टिव साइट, मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर मैंने लिए क्या लिए, एड्जॉर्बेट के पार्टिकल ले लिए बेटा। ठीक है, ये उठेंगे, यहाँ जाएगा एक, ये चुप गया, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाले को यहाँ ले जाते हैं, ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाला इधर चला गया। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद तो सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, यहां हो गया एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन। अब टाइम भी 0 नहीं है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ये लो, इधर एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, लॉजिक बिकॉज सम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड। ठीक है, हैंस यहाँ एक वर्ड आता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज, फ्री नहीं ना। और एक ऐसा टाइम आता है इक्विलिब्रियम का जब इसमें सैचुरेशन आती है, लो जी लिख लो, एट टी इक्विलिब्रियम द मैक्सिमम साइट कवर्ड, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आके सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती है, सारी साइट इक्विलिब्रियम पे जाके, और उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन। देयर इज सैचुरेशन, ओके, ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम साइट्स ऑक्यूपाइड, सैचुरेशन। और इसमें हमने पता क्या करना, हमने ऐसा लिखना, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये लो, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मतलब जितनी
ऐसे एब्जॉर्ब हो रही थी उतनी निकल भी रही थी, क्योंकि ये कौन से परमानेंट फोर्सेज हैं, ये तो टेम्पररी फोर्सेज हैं। मॉलिक्यूल आते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दूसरे निकल जाते हैं। तो वो इसमें इसके बाद एब्जॉर्प्शन मिनिमम है, मतलब अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि अब साइट वेकेंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया, जितनी एब्जॉर्ब हो रही है सैचुरेशन उतनी डिसॉर्ब हो रही है। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम होती है बिगिनिंग में और डिक्रीज होती है आफ्टर सम टाइम एंड बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा उधर क्या है, ये तो यूनिफॉर्म ही होती रहती है, होती रहेगी यूनिफॉर्म। इतना जो है सारा एब्जॉर्ब हो गया, बंद हो जाएगी, यहाँ तो चलती रहती है। ये डायनामिक प्रोसेस है, वो एंड में जाके स्टैटिक हो जाती है। ये सरफेस फिनोमेना है, वो तो पता ही आपको, बल्क फिनोमेना नहीं है। परले वाला ये बल्क फिनोमेना है, अंदर जाती है। ये फास्ट प्रोसेस है, बिगिनिंग में देखो मैक्सिमम, और ये स्लो प्रोसेस है। बात समझ में आई? ठीक है, ये डिफरेंसेस आप लोग उतार लो। अब बच्चे आपको मैं एब्जॉर्प्शन इन एक्शन, मतलब उसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रूफ दीजिए जिससे ये श्योर हो जाए कि एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो वो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ आपको देंगे कि एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, लिखो जी, यहां आपने ये लिखना है एब्जॉर्प्शन इन एक्शन, इन एक्शन, इसका मतलब प्रूफ, प्रूफ ऑफ एब्जॉर्प्शन नंबर 1। लो जी, बहुत देखो कोई भी चैप्टर जब एग्जिस्ट करता है, आपको पढ़ाया जाता है साइंस में स्पेशली, वैसे तो हर स्टडी एक्सपेरिमेंट के बेस पे होती है, किसी में कोई गप नहीं होती, सारी बातें समझाई जाती हैं। एब्जॉर्प्शन देखा गया किसी ना किसी इंडिकेशन से। कैसे? लो जी, यहां लिखो, पहला है प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल, वेसल, ठीक है, कंटेनिंग, कंटेनिंग चारकोल या कोई भी एड्जॉर्बेंट डिक्रीज। ये लो, इसका मतलब समझाता हूं। हमारे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में हमने मैनोमीटर अटैच किया हुआ, ये लो, ठीक है, उसमें गैस ली गई थी। इसका प्रेशर पहले है 1.5 एटमॉस्फेयर। हमने क्या किया, इस कंटेनर में और कुछ नहीं किया, सिर्फ डाल दिया चारकोल। ये लो, चारकोल डाल दिया। चारकोल ब्लैक कलर का होता है। ये लो, मैंने चारकोल डाल दिया, ठीक है। वो जो गैस थी इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई, होगी ना एब्जॉर्ब। अब तो वो गैस का प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब हमने मैनोमीटर की रीडिंग देखी, ये नहीं हमने देखना कितनी होगी, वो तो डिपेंड करेगी ना, चारकोल कितना डाला, पहले प्रेशर कितना था, हमने इतना बोल देना। अब जो प्रेशर है ये वाला, ये प्रेशर फाइनल है, और ये जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर इनिशियल है पी इनिशियल ग्रेटर था पी फाइनल से, बस कम हो गया। प्रूफ आया इसका। इसका मतलब कोई लीकेज नहीं हुई, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुई, गैस कहाँ गई, गैस एब्जॉर्ब हो गई। तो प्रेशर डिक्रीज होना पहला इंडिकेशन है। समझाया? बिल्कुल, ये प्रूफ है। दूसरे नंबर पे कुछ ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, लिखो जी, कलर ऑफ सम ऑर्गेनिक डाइज, डाइज, ठीक है, जैसे मिथाइलिन बिलो, ठीक है, ये लाइट हो जाता है अगर अपने इसमें कोई एब्जॉर्बेंट चारकोल डाल दें। लिखो जी, बिकम लाइट, बिकम लाइटर व्हेन, लाइटर हो जाता है, ठीक है, लाइटर व्हेन एनी सॉलिड एड्जॉर्बेंट, सॉलिड एड्जॉर्बेंट, जैसे चौक में तो ऐसे था, ठीक है, इज एडेड। क्यों?
बिकॉज जो पिगमेंट हैं डाई के कलर गेट एब्सॉर्ब्ड। और एक चीज और बताता हूं, उसको फिल्टर कर लोगे ना, जब चारकोल आएगा फिल्टरेट के ऊपर और पीछे जो बचेगा सॉल्वेंट वो कलरलेस बचेगा, लाइटर हो जाएगा और पीछे जो सॉल्वेंट बचेगा वो कलरलेस बचेगा। दिस इज द सेकंड एक्शन, सेकंड प्रूफ। तीसरा एक और लो जी, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि एनी कलर्ड मटेरियल, कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द, किसमें से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन, केन शुगर जो है, कोई भी कलर सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एनिमल चार्कोल। एक बहुत ऐसा जालीदार हम लोग सेटअप बनाते हैं जिसको बोलते हैं एनिमल चारकोल बेड। एनिमल चारकोल बेड, तो उसके ऊपर ऐसे सॉल्यूशन डालते रहते हैं ऐसे, और यहाँ पर एब्जॉर्बेंट है, जितने भी कलर सब्सटेंस हैं वो इधर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो नीचे बचेगा फिल्ट्रेट, ये सारा बचेगा क्लियर सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या बचेगा? ये जो सारा है ये हमारे पास बचेगा बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। तो एज पर एनसीईआरटी अगर अपने इनके यूजेस देखें तो एक आधा यूज इसमें और भी आता है, मैं बताता हूँ आपको। इसके यूज में लो जी, इसके यूज में ऐसा आता है कि मान लो रूम में एयर मॉइस्चर हो, किसी कंटेनर में एयर मॉइस्ट हो, मॉइस्ट एयर हो, तो एयर को ड्राई करना हो तो हम लोग कुछ एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, ये लो। चौथा, मॉइस्ट एयर गेट ड्राई बाय यूजिंग एनी एड्सॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिका जेल, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मान लो मोबाइल किट हम खोलते हैं, कंप्यूटर की पूरा बॉक्स खोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज लेके आते हैं, तो उसमें एक छोटी सी थैली होती है ऐसे, उसमें सिलिका जेल होता है। ट्रांसपोर्टेशन में सीजन चेंज होते हैं, प्रोडक्शन कहीं और होती है, यूजर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है, उसमें छोटी सी जो थैली निकलती है वो बेसिकली सिलिका जेल की होती है, क्योंकि वो उसके आसपास के सारे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करती है। अपने रूम में, लैब में अगर बहुत मॉइस्चर हो, उसका एक हल होता है, 3-4 जगह पे ऐसे पैट्री डिश में 3-4 जगह पे या बीकर में सिलिका जेल रख दो, तो वो रूम का मॉइस्चर ऐसे रिमूव कर लेंगी। तो इसका मतलब अगर अपने मॉइस्ट एयर को ड्राई करना हो तो एड्सॉर्बेंट रख दो खुले में, अपने आप ही उस रूम की एयर को एड्सॉर्ब कर लेगा। ये एग्जाम्पल देखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल देखे गए हैं, ठीक है। लो बच्चे, आज के मेरे इस लेक्चर में इतना ही है। मैं एक टर्म यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, वो मैंने आगे जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उनमें मैंने यूज करनी है। वो टर्म कौन सी टर्म, ठीक है। एक टर्म है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये टर्म मैंने यूज करनी है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आज भी ये टर्म बोला हूं, क्योंकि मैंने अपनी अगले वीडियो में ये फैक्टर समझाने आपको और इनकी टाइप समझाऊंगा, और उसमें ये वर्ड आएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, समझ लो क्या है। सपोज ये वाला एड्सॉर्बेंट है, लिख लो, एड्सॉर्बेंट है, कार्बन है, चारकोल है, ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, समझ आ गया। इसको मैं x लूंगा, x भी इन ग्राम्स है, ध्यान रखना आपने,
ठीक है, जितना भी मैंने चारकोल लिया, कोई एडजॉर्बेंट लिया, सिलिका जेल लिया, एल्यूमिना लिया, स्टार्च लिया, जेलेटिन लिया, कोई कैटलिस्ट लिया, इसका मास x ग्राम है। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर कोई गैस, कोई लिक्विड, कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब तो होगा ही, होगा ना, पक्का होगा ये। तो जो ये वाला एडजॉर्बेट है, क्या है, एडजॉर्बेट है, ठीक, इसका भी तो मास है। ठीक है, मान लो ये 5 ग्राम है, सपोज 5 ग्राम एडजॉर्ब होगी, सॉरी इसको मैं m लूंगा, m, इसको हम लेते हैं x ग्राम, ये लो x ग्राम। अब दो बातें, जब भी मैं स्मॉल m लिखूंगा वो तो है एडजॉर्ब, हाँ जी एडजॉर्बेंट, ये ध्यान रखना प्लीज, ये करेक्ट कर लो, ये m है ये x है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब भी आपको पूछा जाए न्यूमेरिकली, ये x by m होता है। व्हाट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, न्यूमेरिकली इट इज x by m। ठीक है, x by m, फिर से बोलता हूं, x एडजॉर्बेट, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसका कितना मास, 5 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। एडजॉर्बेंट, उसका जितना मास वो m, x by m रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो अगर आपको डिफाइन करना पूछा जाए व्हाट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनी एडजॉर्बेट व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। लिखो जी, लिखो, शाबाश। व्हाट इज रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, इंडिकेशन करना अपने x by m से, तो लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इन ग्राम्स, दैट इज x ग्राम, व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। अगर अब इस केस से पूछा जाए 5/200 है, 5 ग्राम 200 ग्राम पे एडजॉर्ब हुआ और एक पे कितना हुआ, 5/200। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमें आते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में फैक्टर पढ़ेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है, उसका मतलब x by m को, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इसको प्रेशर इफेक्ट करता है, इसको सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, इससे हमने एक्टिवेशन करनी है, या कोई केमिकल अप्लाई करना है, या क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये सारी टर्म मैं अगले वीडियो नंबर 2 में यूज करने वाला हूं, और वहां पर हम लोग ये x by m यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वीडियो नंबर 1 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। थोड़ा प्रैक्टिकली है, एप्लीकेशन वाइज है, एग्जाम्पल हमने अपने सराउंडिंग से लेना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक भी फोटोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हर वीडियो के नीचे कमेंट लिखा करो, लाइक किया करो, और अगर आपको फोटोन ऐप में से मैक्सिमम फैसिलिटी लेनी है तो फोटोन ऐप डाउनलोड करके और मेरे से इस मोबाइल नंबर पे बैच कोड मांगो, और हम लोग जो फोटोन क्लासेस में आपको फुल HD वीडियो रेगुलरली, उसके बाद PDF नोट्स एंड प्रिंटेड मॉड्यूल्स, और ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, रेगुलर डाउट सेशन एंड होमवर्क, जो हम लोग बच्चों को बेस्ट क्वालिटी के लिए स्टडी के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।